तमिलनाडु की राजनीति में कभी दो ही सुपरस्टार थे। एक तरफ एम करुणानिधि और दूसरी तरफ जे जयललिता। फिर आए रजनीकांत और कमल हासन, जिनसे उम्मीद थी कि वो राजनीति का खेल बदल देंगे। लेकिन दोनों या तो सही समय पर मैदान में नहीं उतरे या जनता के दिल तक वैसी पकड़ नहीं बना पाए। और तभी एंट्री हुई विजय की, एक ऐसे स्टार की जिसने सिर्फ राजनीति ज्वाइन नहीं की बल्कि तमिलनाडु की सत्ता के समीकरण ही उलट दिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि विजय जीते कैसे, सवाल ये है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो रजनीकांत और कमल हासन नहीं कर पाए। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से सिनेमा के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये वो राज्य है जहां फिल्मी पर्दे का हीरो कई बार असली जिंदगी में भी जनता का नेता बन गया। एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि तमिलनाडु में स्टारडम सिर्फ तालियां नहीं दिलाता, सत्ता भी दिला सकता है। फिर आई जयललिता, जिन्होंने एमजीआर की विरासत को संभाला और तमिल राजनीति की सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गई। दूसरी तरफ एम करुणानिधि थे, जिनकी राजनीति और लेखनी दोनों का तमिल समाज पर गहरा असर था। लेकिन 2016 के बाद तस्वीर बदल गई। जयललिता का निधन हो गया, करुणानिधि की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और अचानक तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया। यही वो दौर था जब लोगों को लगा कि अब कोई नया चेहरा उभरेगा और सबसे पहले जिन दो नामों पर चर्चा हुई वो थे रजनीकांत और कमल हासन। 1990 के दशक में रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो तमिल जनता के लिए एक भावना बन चुके थे। उनकी फिल्मों के डायलॉग राजनीति में इस्तेमाल होने लगे थे। उनकी स्टाइल, उनकी एंट्री, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ उन्हें मास लीडर की छवि दे रहा था। 1995 में फिल्म बादशाह के एक कार्यक्रम में रजनीकांत ने तमिलनाडु में बढ़ती हिंसा और बम कल्चर पर टिप्पणी कर दी। उस समय मंच पर राज्य सरकार के मंत्री आरएम वीरप्पन भी मौजूद थे। इस बयान ने साफ कर दिया कि रजनी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहते। फिर आया 1996 का चुनाव। तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार रजनी वॉइस शब्द गूंजा। रजनीकांत ने खुलकर एआईएडीएमके सरकार का विरोध किया और कहा कि अगर एआईएडीएमके दोबारा सत्ता में आई तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा पाएंगे। ये बयान आग की तरह फैल गया। उस चुनाव में एआईएडीएमके हार गई और लोगों को लगा कि रजनीकांत अब राजनीति में उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल बीतते गए, फिल्में आती रहीं, राजनीतिक संकेत मिलते रहे, लेकिन रजनीकांत कभी पूरी तरह राजनीति में नहीं आए। आखिरकार 2017 में उन्होंने राजनीति में आने की घोषणा की। उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन फिर कोरोना महामारी आई, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी और 2020 में रजनीकांत ने राजनीति से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उनका राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि रजनीकांत के पास लोकप्रियता तो थी, लेकिन जमीनी संगठन नहीं था। एमजीआर पहले से डीएमके में काम कर चुके थे। जयललिता एआईएडीएमके की प्रचार सचिव रह चुकी थी, लेकिन रजनीकांत के पास ऐसा राजनीतिक ढांचा नहीं था। वो जनता की भावना तो बन पाए, लेकिन संगठन खड़ा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ कमल हासन थे। कमल हासन हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे। उनकी छवि एक इंटेलेक्चुअल स्टार की थी। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मक्कल निधि मय्यम। उनका दावा था कि वो भ्रष्टाचार और पारंपरिक राजनीति के खिलाफ नई राजनीति करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि कमल हासन की राजनीति ज्यादातर शहरी और पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित रह गई। उनकी पार्टी को मीडिया में चर्चा तो खूब मिली, लेकिन गांवों और छोटे शहरों में वो पकड़ नहीं बना पाए। 2019 लोकसभा चुनाव, 2021 विधानसभा चुनाव, दोनों में उनकी पार्टी को सीमित सफलता मिली। 2021 में उनकी पार्टी को करीब 3.7% वोट मिले, यानी चर्चा बहुत थी, लेकिन जन समर्थन उतना नहीं मिला। बाद में उन्होंने डीएमके गठबंधन का समर्थन किया और राज्यसभा पहुंचे। इससे एक बात साफ हो गई कि कमल हासन राजनीति में प्रभाव तो डाल सकते हैं, लेकिन अकेले सत्ता तक पहुंचने की ताकत नहीं बना पाए। फिर आया विजय का दौर। विजय ने रजनीकांत और कमल हासन दोनों की गलतियों को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने समझा कि सिर्फ स्टारडम काफी नहीं है,
राजनीति में उतरने से पहले संगठन चाहिए, युवाओं का नेटवर्क चाहिए, सही समय चाहिए। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका फैन बेस था। तमिलनाडु में उनके लाखों प्रशंसक पहले से मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी फैन क्लब नहीं थे। धीरे धीरे विजय ने इन्हें सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क में बदलना शुरू किया। रक्तदान शिविर, छात्र कार्यक्रम, गरीबों की मदद, स्थानीय स्तर पर एक्टिविटी, यानी विजय ने अपने प्रशंसकों को कैडर में बदलना शुरू कर दिया। यही वो कामयाब हुए जहां रजनीकांत और कमल हासन कमजोर पड़ गए थे। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दशकों से राजनीति पर हावी रहे, लेकिन समय बदल रहा था। नई पीढ़ी पुराने नेताओं से अलग चेहरा चाहती थी। युवाओं को ऐसा नेता चाहिए था जो उनकी भाषा बोल सके। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियों में युवा नेतृत्व की कमी दिख रही थी। यही विजय ने एंट्री ली। उन्होंने खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि युवा उम्मीद के तौर पर पेश किया। उनका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था, मैंने अपने करियर के शिखर को छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया है। ये लाइन जनता को सीधा भावनात्मक संदेश देती थी, मतलब कि मैं सत्ता के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए आया हूँ। और यही बात युवाओं को कनेक्ट कर गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विजय की राजनीति रजनी और कमल से अलग क्यों है। साफ है कि रजनीकांत की राजनीति करिश्मे पर आधारित थी, कमल हासन की राजनीति विचारधारा पर आधारित थी, लेकिन विजय ने तीसरा रास्ता चुना, संगठन, भावनात्मक कनेक्शन और युवा ऊर्जा। उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही अपनी जमीन तैयार कर ली थी। उनकी सभाओं में सिर्फ फैंस नहीं आते थे, पहली बार वोट देने वाले युवा भी आने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी टीम बेहद आक्रामक रही। उन्होंने अपनी छवि को सिस्टम बदलने वाले नेता की तरह पेश किया। 2026 के चुनाव में भले ही विजय की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना ही अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश था, क्योंकि तमिलनाडु में दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। ऐसे में एक नए स्टार का सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंच जाना ये सामान्य घटना नहीं है। इस चुनाव ने 3 बातें साफ कर दी हैं। पहला, तमिलनाडु की राजनीति अब बदल रही है। दूसरा, नई पीढ़ी पुराने राजनीतिक ढांचे से बाहर विकल्प चाहती है। तीसरा, विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो अब गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं। वैसे राजनीति में जीतना एक बात है और सत्ता चलाना दूसरी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विजय लंबे समय तक जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत संगठन बना पाएंगे? क्या वो सिर्फ स्टार पॉलिटिशियन रहेंगे या सच में जन नेता बनेंगे? क्योंकि इतिहास बताता है कि तमिलनाडु की जनता सिर्फ स्टारडम से प्रभावित नहीं होती, वे ऐसे नेता को स्वीकार करती है जो लंबे समय तक जनता के साथ खड़ा रहे। एमजीआर ने किया, जयललिता ने किया, अब बारी विजय की है। और शायद यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि विजय आए क्यों, बल्कि ये है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति का अगला सबसे बड़ा अध्याय बनने जा रही है। इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आदर्श ने और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी पंकज।